मित्रों यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है। यहां पूछा गया कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। क्वेश्चन क्या है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, ये पूछा गया है। हम यहां पर अभी ऑप्शन पर आने से पहले कुछ इसके इर्द गिर्द बातें बता देते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द बातों से ही क्वेश्चन आता है, इसके एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन आता है। सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को उठाकर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने सारे पिछले प्रश्न पत्रों का आकलन किया है, उसका एनालिसिस किया है और हमने देखा है कि कहीं पर भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया गया है, बल्कि उस टॉपिक से रिलेटेड अलग क्वेश्चन दे दिया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सबसे पहले एक शब्द आ रहा है प्लेट। ये प्लेट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ये प्लेट होता है हमारी पृथ्वी पर जो 100 से 150 किलोमीटर मोटी परत होती है, उसी को प्लेट कहते हैं। प्लेट को एक स्कॉलर थे, उनका नाम था टूजो विल्सन। इस शब्द को बिल्कुल याद रखिएगा, टूजो विल्सन ही पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इस प्लेट शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया। और प्लेट के संदर्भ में इनसे पूछा गया कि टूजो जी ये बताइए कि प्लेट क्या होता है, तो टूजो जी ने बेबाकी से बात करके बताया। उन्होंने कहा कि 100 to 150 किलोमीटर अ थिक लेयर दैट ऑलवेज मूव सराउंडिंग द बोथ पोल दैट इज कॉल्ड अ प्लेट। इन्होंने ये कहा कि 100 से 150 किलोमीटर एक मोटी परत हो, जो कि दोनों पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है, इसी को प्लेट कहा गया। और इन्होंने इस घूमने के दौरान इस पूरे प्लेटों को 3 भागों में बांट दिया। इन्होंने कहा कि कुछ प्लेटें अभिसारी हैं, कुछ प्लेटें अपसारी हैं और कुछ प्लेटें संरक्षी हैं। तो इन्होंने कहा कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो इन्हीं को कहा जाता है अभिसारी। अभिसारी का मतलब जब 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, ठीक है। और अपसारी का मतलब जब फैलती हैं, अर्थात 2 प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं। संरक्षी का मतलब होता है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल वे में मूव करती है, तब इसे संरक्षित कहते हैं। इसका यह मतलब है कि आपको पता हो गया कि प्लेट क्या होता है, ये बातें क्लियर हो गई। प्लेट शब्द किसने दिया, ये बातें क्लियर हो गई। और प्लेट कितने प्रकार के होते हैं, ये बातें मालूम हो गई उनकी गति के आधार पर। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पूरे विश्व पटल पर, हमारे पूरे ग्लोब पर 7 मुख्य एवं बड़ी प्लेटें हैं और लगभग आप देखेंगे तो यहां पर 200 छोटी प्लेटें हैं। तो कोकोस वही छोटी प्लेट है। कोकोस क्या है, वही छोटी प्लेट है। और ये छोटी प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, तो यहां पर ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, दूसरा ऑप्शन दिया है दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, तीसरा ऑप्शन दिया है लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, चौथा ऑप्शन दिया गया एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट और पांचवा ऑप्शन दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यह जो कोकोस प्लेट है एक छोटी प्लेट है, और ये जो छोटी प्लेट है यह मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। इतना याद हो गया आपको, ठीक है। तो चलिए यहां पर अभी हम लोगों को पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि कोकोस प्लेट कहां पाई जाती है या किनके मध्य पाई जाती है, ठीक है। एक प्रश्न यहां पर और भी जान लीजिए, कुछ बड़ी प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों का नाम पूछ लिया जाता है। तो इन प्लेटों को मैं आपको बता देता हूं, ये टूजो विल्सन वगैरह आपको याद हो गया होगा। चलिए हम लोग बड़ी प्लेटों के विषय में चलते हैं। हम लोग कहां चलते हैं, बड़ी प्लेटों के विषय में चलते हैं। तो बड़ी प्लेटों में आप देखिए 7 मुख्य बड़ी प्लेटें हैं। उन 7 मुख्य बड़ी प्लेटों में मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, एक आपकी एशियन प्लेट है। क्या है, एशियन प्लेट है, जिसे यूरोप के साथ मिलाकर के हम लोग यूरेशियन प्लेट कहते हैं। दूसरी आपकी उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, तीसरी आपकी दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, चौथी आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, पांचवी आपकी क्या है, इंडियन पेनिसुलर प्लेट है, फिर अंटार्कटिका प्लेट है, फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और इस प्रकार से आपने देखा अफ्रीकन प्लेट है। ये 7 प्लेटें बड़ी प्लेटें हैं, जबकि ये कोकोस जो पूछा गया है ये छोटी प्लेटें हैं, जो आपके मध्य अमेरिका तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट के अंतर्गत पाई जाती है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग यहां पर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। एक बात आपको बता दें, आप लोग चूंकि बिहार पीसीएस देने जा रहे हैं और बिहार पीसीएस में बिहार स्पेशल का होना नितांत आवश्यक है। और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वास्तव में ये ज्योग्राफी नहीं बल्कि
ये बिहार ज्योग्राफी से पूछा गया है और बिहार ज्योग्राफी पढ़ना आपके लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप बिहार ज्योग्राफी नहीं पढ़े, आप हिस्ट्री नहीं पढ़े, तो निस्संदेह आप बिहार पीसीएस को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार पीसीएस में हिस्ट्री का, साइंस का और साथ में आपके करंट अफेयर और आपके बिहार जो स्पेशल है उसका बहुत बड़ा योगदान है। इतना अगर आप तैयार कर लिए तो निश्चित रूप से आप बिहार पीसीएस को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। यहां पर ऑप्शन दिया है सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी, बालन नदी। विद्या बालन मत कहिएगा, बालन नदी यहां पर दिया गया है और ई दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर एक स्थानीय नदी है जो बिहार में आकर के यानी पटना में आकर के वो गंगा नदी में मिलती है। तो वो कौन सी नदी है, वो कहां से निकलती है, इन बातों को भी हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर एक नदी है, उसका नाम है पुनपुन नदी। नाम बड़ा अच्छा है, पुनपुन नदी, है ना, पुनपुन नदी। अब ये जो पुनपुन नदी है, आपको बता दें, आपको मैं बता दूं कि बिहार जो है वो बिहार से अलग हुआ है आपका झारखंड। तो अब तो झारखंड हो गया, लेकिन पहले से ये निकल रही है तो बिहार बताएंगे, लेकिन वर्तमान समय में हम उसे झारखंड कहेंगे। तो आप जानते हैं कि झारखंड में एक जिला है, उस जिले का नाम है पलामू जिला। क्या नाम है? पलामू जिला। इसी पलामू जिले से यह नदी निकलती है और फतुहा के पास यह गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। यह गंगा की ही एक सहायक नदी है जो स्थानीय रूप से बिहार में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहां पर पूछा गया है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण। अब आप इस क्वेश्चन को देखकर यह आकलित कर सकते हैं कि यह क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन नहीं है। यह क्वेश्चन जब ज्योग्राफी को बिल्कुल डीपली पढ़ाया जाता है तो वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलवायु का वर्गीकरण किन किन विद्वानों ने दिया है, उससे रिलेटेड यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन ये जब कोई बिहार पीसीएस में या फिर यूपी पीसीएस में मेंस में ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेता है तब वहां पर यह बता सकता है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। तो सबसे पहले हम कोपेन महोदय के विषय में आपको बात करें तो कोपेन महोदय हैं, ये देख सकते हैं, इन्होंने जलवायु वर्गीकरण दिया था। इन्होंने क्या दिया था? जलवायु वर्गीकरण दिया था। और इनका जो जलवायु वर्गीकरण है, इन्होंने वर्षा और वनस्पति के आधार पर, इन्होंने दो आधार लिया था, इसको याद रखिएगा, वर्षा और वनस्पति के आधार पे जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने का प्रयास किया। और इन्होंने इस संदर्भ में 5 कैपिटल लेटर लिया था। उस 5 कैपिटल लेटर को देख लीजिए। एक इन्होंने लिया था ए, एक इन्होंने लिया था बी, एक इन्होंने लिया था सी, एक इन्होंने लिया था डी और एक इन्होंने लिया था ई। इन 5 लेटर के अलावा इन्होंने कुछ स्मॉल लेटर लिए थे, उनकी भी बात मैं करूंगा। थोड़ा देख लीजिए कि ए को इन्होंने कहा था उष्णकटिबंधीय जलवायु। इन्होंने क्या कहा था? उष्णकटिबंधीय जलवायु। यहां पर मित्रों मेरे पास चूंकि जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरी तरीके से फिगर बना के दिखाता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस पेपर को सॉल्व कराने के बाद हम लोग यहां पर डिटेल रूप में पढ़ाएंगे। वहां पर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ भी मिलेगा, पूरा का पूरा फिगर मिलेगा, मैं यहां पर बकायदे पढ़ाऊंगा। तो इस ए के अंतर्गत कई जलवायु प्रदेश आते हैं, जिसमें आप देखेंगे एक आता है AMW, एक आता है AW और एक आता है AS। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर ए का मतलब उष्णकटिबंधीय होता है, एम का मतलब होता है मानसूनी और डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर सीजन क्या हो? ड्राई हो, यानी शीतकाल में यहां पर वर्षा न हो रही हो, ऐसे स्थान को AMW से रिप्रेजेंट किया जाता है। AW का मतलब होता है कि वह उष्णकटिबंधीय हो, ए का मतलब उष्णकटिबंधीय और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर सीजन ड्राई, यानी कि शीतकाल यहां पर शुष्क हो, ऐसे जलवायु प्रदेश को हम लोग AW से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद यहां पर दिया है AS। ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, स्मॉल यस का मतलब होता है शीतकाल, समर सीजन। यस का मतलब समर सीजन ड्राई, यानी ग्रीष्मकाल यहां पर शुष्क हो, ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं हो रही हो। तो इस प्रकार ए को हमने 3 भागों में बांट दिया, 1 2 3। इसके बाद यहां पर बी दे रहा है, बी को हम लोग कहते हैं मरुस्थलीय जलवायु। क्या कहते हैं?
मरुस्थलीय जलवायु और बी को मरुस्थलीय जलवायु जब कहते हैं तो इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक हम लोग कहते हैं बी डब्ल्यू एच स्मॉल डब्ल्यू, एक हम लोग कहते हैं बी कैपिटल एस फिर डब्ल्यू एस डब्ल्यू, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं बी एस एच डब्ल्यू। ये हो गया यहां पर एक आपका मरुस्थलीय है जो बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू है और एक आपका अर्ध मरुस्थलीय बी एस एस डब्ल्यू। तीसरा जो क्वेश्चन में आता है इसको हम लोग सी कहते हैं, इसको हम लोग मध्य अक्षांशी कहते हैं, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी डब्ल्यू जी। सी का मतलब होता है मध्य अक्षांश, डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर सीजन ड्राई और जी का मतलब होता है गंगेटिक प्लेन। अब आप देखिए यहां पर पूछा है कि बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है, तो बिहार कहां पर है, उत्तर प्रदेश के पैरेलल में है अर्थात मध्य अक्षांश में है। यहां पर बिहार में विंटर सीजन ड्राई होता है अर्थात ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा नहीं होती है। जी का मतलब गंगेटिक प्लेन अर्थात बिहार में भी गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो इसलिए यहां पर सी डब्ल्यू जो ए आंसर है सी डब्ल्यू जी, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर दिया गया कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, यहां पर क्या पूछा है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पे नहीं आएंगे, हम लोग ये समझेंगे कि कैमूर कहां पर है और ये कहां से कहां शुरू हुआ है, किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, इन सब चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, इन सब चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप जानिए कि ये हमारा क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा गुजरात है, ये हमारा क्या है गुजरात है। देखिएगा मैपिंग के थ्रू मैं पढ़ाता हूं, इससे आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये राजस्थान वाला एरिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो गुजरात ये यहां तक फैला हुआ है, ये गुजरात वाला क्षेत्र है। इसके बाद आप देखेंगे ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, इस तरह राजस्थान हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपका एमपी वाला क्षेत्र होगा, क्या होगा एमपी वाला मध्य प्रदेश होगा। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो बिहार होगा, क्या होगा बिहार होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा यहां पर आप देखेंगे तो एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है और उस पर्वत श्रेणी को हम लोग नामों से जानते हैं, कुछ नाम है मैं यहां पर अभी बताता हूं आपको। देखिए यहां पर गुजरात के पूर्व में जहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा एक दूसरे से मिलती है, यहीं से एक पर्वत श्रेणी स्टार्ट होती है, इसी को हम विंध्यन पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं विंध्यन पर्वत श्रेणी। और ये जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है ये आपके मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार तक जाती है, अपने उत्तर प्रदेश में भी जाती है, यही उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर क्षेत्र है, मिर्जापुर जिला है, तो वहां पर भी जाती है। अब आप देखिए ये जो फैला हुआ पर्वत श्रेणी है इसे विंध्यन पर्वत श्रेणी कहते हैं। अब आप जानते हैं कि आपके मध्य प्रदेश में सतना के आगे एक जिला है, उस जिले को हम लोग जबलपुर कहते हैं। क्या कहते हैं जबलपुर कहते हैं। मान लेते हैं कि जबलपुर यहां पर है, ये क्या है जबलपुर है। और बिहार में एक जिला है उससे हम लोग कैमूर जिला कहते हैं। क्या कहते हैं कैमूर जिला। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी का वह हिस्सा, वह भाग जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर के बिहार के कैमूर जिले तक विस्तृत है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कैमूर पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं कैमूर पहाड़ी कहते हैं। और अब आप यहां पर देख सकते हैं कि चूंकि ये कैमूर पहाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा किस रूप में परिवर्तित हो गया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं ऊपरी हिस्सा चौकोर हो गया है, प्लेन हो गया, इसलिए हम उसे पठार कहते हैं। क्या कहते हैं इस रूप में हो गया इसलिए हम इसे पठार कहते हैं, इसीलिए इसे कैमूर पठार कहा गया। अब ये कह रहा है कि किस लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं कि सोनभद्र किस लिए प्रसिद्ध है, वहां पर चूना पत्थर मिलता है, बालू का पत्थर मिलता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्षेत्रों में हमें चूना पत्थर मिलेगा। विंध्यन श्रेणी में क्या मिलेगा चूना पत्थर मिलेगा, बिहार में जाएंगे आपको क्या मिलेगा चूना पत्थर मिलेगा। तो जो कैमूर पहाड़ी है यहां पर आपको चूना पत्थर मिलता है, आपको क्या मिलता है चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, तो इसका यह मतलब है लाइमस्टोन यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब अगले एग्जाम में 66 बीपीएससी में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे कि ये जो आपकी कैमूर पठार या कैमूर पहाड़ी है वो किस जिले से किस जिले तक फैली हुई है या कितने राज्यों में फैली हुई है। तो बताएंगे आप दो राज्यों में, एक आपका मध्य प्रदेश है, एक आपका बिहार है और बीच में आप क्या बताएंगे उत्तर प्रदेश, यानी 3 राज्यों में फैली हुई है। जो आपका बीच वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पर इसे विंध्यन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैमूर जिला कहां पर है बिहार में है, फिर आपका जबलपुर जिला कहां पे है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या पूछा गया है। यहां पर पूछा गया निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। ये मैं नहीं कहता हूं कि बिहार पे से पूछा गया है, ये आपके झारखंड में पूछा गया है, ये आपके यूपी में पूछा गया है, ये आपके राजस्थान में पूछा गया है, ये आपके उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पूछा गया है। मतलब ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन न पूछा गया हो। ठीक है, तो आप देखिए रबड़ के उत्पादन में कौन सा स्थान है, केरल का स्थान है। केरल रबड़ के उत्पादन में जाना जाता है, तो केवल यही आप लगा दीजिए, केरल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज और जान जाइए, ये जो केरल हमने नाम ले लिया है, तो एक चीज और जान जाइए, यहीं पर शांत घाटी है। क्या है, यहीं पर शांत घाटी है। केरल राज्य में ही क्या है, शांत घाटी है। और आपको बता दें यहीं पर एक पहाड़ी है जिसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं। यह जो पहाड़ी है यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है जो केरल में स्थित है। और आपको बता दूं, शायद मैं 65 बीपीएससी जब सॉल्व करा रहा था तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है। इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट तो नहीं बल्कि उससे कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। हमने आपको एक ट्रिक बताया था और वो जो ट्रिक है याद रखिएगा, इन सब चीजों को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना होगा वन स्थिति रिपोर्ट। हर वर्ष ये दिया जाता है और आपको बता दें परीक्षा दृष्टि सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर जब भी आप जुड़ेंगे तो निस्संदेह आपको चाहे पीआईबी की रिपोर्ट हो, चाहे वन स्थिति रिपोर्ट हो, चाहे स्वच्छता रिपोर्ट हो, चाहे किसी भी प्रकार का रिपोर्ट हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। वो करंट डेटा पर आधारित होगा। तो ये जो वन स्थिति रिपोर्ट है आप देख सकते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट में अब ये जो वन स्थिति रिपोर्ट आया है, ये वन स्थिति रिपोर्ट 2019 दिसंबर में आया है। चूंकि ये ये 20 के लिए आया है, लेकिन ये 2019 के लास्ट में आता है। अब आपको बता दें यहां पर पूछा है कि निम्न किस राज्य में सर्वाधिक वनों के अंतर्गत पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र यानी क्षेत्रफल पूछा गया। एक होता है प्रतिशत, एक होता है क्षेत्रफल। आपको शायद मैंने नहीं बताया होगा, मैंने यूपी पीसीएस का पेपर सॉल्व कराया तो उसमें मैंने लिखा maa.com। तो जैसे लग रहा है ईमेल आईडी बनाया जा रहा है, maa.com। तो maa.com का मतलब क्या होता है, यम से होता है मध्य प्रदेश। यम से क्या होता है, एमपी यानी मध्य प्रदेश। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। बाकी बचा क्या, ए से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। अब आप डॉट छोड़ दीजिए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, डॉट को छोड़ दीजिए क्योंकि ट्रिक बनाते समय हम लोग कुछ चीजों को अवॉइड करते हैं। सी फॉर आ गया, सी फॉर छत्तीसगढ़। सी फॉर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ये ट्रिक है, आगे मैं और भी ट्रिक बताऊंगा। जब आप हमसे यहां पर जुड़ेंगे तो बाकी चीजें हम आपको लगातार बताते रहेंगे। ओ फॉर होता है ओडिशा। ओ फॉर क्या होता है, ओडिशा होता है। इसको उड़ीसा मत लिखिएगा, ये अब नाम चेंज हो गया है। और यम फॉर आपका होता है महाराष्ट्र। यम फॉर क्या होता है आपका, महाराष्ट्र। तो आपने देख लिया maa.com, जैसे अपना नाम लिखते हैं कुलदीप मिश्रा ये .com, राहुल मिश्रा ये .com, ठीक है, सचदेवा सिंह .com, है ना, बनाते हैं ना जीमेल आईडी या ईमेल आईडी। तो उसी प्रकार maa.com आप कर देंगे तो आपको 2019 का जो वन स्थिति रिपोर्ट दिसंबर में आया है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य वनों में धनी है और उसके बाद कौन सा धनी, उसके बाद कौन सा धनी है। तो ये क्रम में बता रहा हूं, एम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। तो आपका आंसर सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, कहीं यहां पर लिखा गया है मध्य प्रदेश लिखा गया है, नहीं लिखा गया है ना। तो अब आप क्या बताएंगे, दूसरे नंबर पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, तो लगाइए ना अरुणाचल प्रदेश खटाक से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये ट्रिक बिल्कुल याद रखिएगा, ये ट्रिक बिल्कुल याद रखिएगा। आगे जितने भी प्रश्न आएंगे वहां पर ट्रिक आपको बताएंगे, जितने भी रिपोर्ट आएंगे वहां पर आपको ट्रिक बताएंगे। बस आप हमसे जुड़िए और हमारे इस सब्सक्राइब वाले बटन को भी क्लिक करते जाइए, बेल आइकन को भी क्लिक करते जाइए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। चलिए यहां पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। जब भी हम मिट्टी पढ़ाते हैं तो वहां पर
केवल हमारे मन मस्तिष्क में एक ही वाक्य उठता है और उस वाक्य को हम कहना चाहेंगे कि जिस माटी है जिस देश की भूमि, माटी है जिस देश की भूमि, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। तो आप देखिए यही वो माटी है जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, यही वो मिट्टी है जो एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में थी, जिसे आदि मानव ने कृषिगत कार्य के द्वारा इस पर क्या किया, खेती करना शुरू किया, इससे हम लोगों ने ईंट बनाना शुरू किया। तो जो हम लोग खेती करते हैं या ईंट बनाते हैं ये हमारे सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत आ जाएंगे, जबकि जो मिट्टी है वो आपके प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो मिट्टी के संदर्भ में पूछा है कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है, तो एक ही मिट्टी ऐसी है जो नदी के द्वारा निर्मित होती है, उसे हम लोग कहते हैं जलहोड़। क्या कहते हैं? जलहोड़। अब जलहोड़ में अब थोड़ा सा आ जाइए, जलहोड़ में अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो आ जल प्लस उड़ आ जाएगा। उड़ का मतलब होता है कवर करना, यानी ढकना हो जाता है, और जल का मतलब होता है H2O। तो यहां पर देखिए आ धन उ बराबर ओ, गुण स्वर संधि हो जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब जल के द्वारा लाए गए यानी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से किसी प्रकार की मिट्टी बनती है तो उसी को हम लोग जलहोड़ मिट्टी कहते हैं। और जलहोड़ मिट्टी को एक चीज और जान जाइए कि भारत में जलहोड़ मिट्टी 43.6% भाग पर पाई जाती है और यह भारत के सबसे विशाल क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। कभी कभी जलहोड़ मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोमट मिट्टी इज इक्वल टू, यह भी ट्रिक याद रखिएगा, दोमट मिट्टी इज इक्वल टू जलहोड़ मिट्टी प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस यहीं पर हो जाएगा बलवी मिट्टी, और प्लस यहीं पर क्या हो जाएगा, प्लस यहीं पर चिकनी मिट्टी हो जाएगा, जिसे हम लोग क्ले कहते हैं, चीका कहते हैं। तो जलहोड़, बलवी और चिकनी तीनों प्रकार की मिट्टियों को आप मिला देंगे तो इसे हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए यहां पर नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नदियों पर बनाए गए बांधों से, उनसे निकाली गई नहरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, यह पूछा गया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? पहले हम ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। यहां पर ऑप्शन दिया गया कोसी नदी, बी ऑप्शन दिया गया सोन नदी, सी ऑप्शन दिया गंडक नदी, डी ऑप्शन दिया है कमला नदी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग त्रिवेणी नहर को देखते हैं। त्रिवेणी नहर जो है एक नदी पर बनाया गया, उस नदी को हम लोग कहते हैं गंडक नदी। आपको बता दें, देखिए ये गंडक नदी है। कौन सी नदी है? ये गंडक नदी है। और जो गंडक नदी है इसके विषय में जान जाइए कि गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। यह जो गंडक नदी है इसे हम लोग नारायणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारायणी भी कहते हैं। कहां कहते हैं? ये मैदानी क्षेत्रों में कहते हैं। जबकि नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में इसे शालिग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम भगवान का नाम है और इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो गंडक नदी जब नीचे की तरफ प्रवाहित होती है नेपाल से, जब ये बिहार में आती है तो छोटे छोटे काले गोलाकार चट्टानों को वो नीचे लेकर प्रवाहित होती है, जिन्हें शालिग्राम कहा जाता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में गंडक नदी को शालिग्राम कहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में नारायणी कहते हैं। गंडक नदी ये नेपाल के वृहत हिमालय क्षेत्र से निकलती है और ये पटना के समीप आकर के यह गंगा नदी में मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि जो गंडक नदी है ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक विभाजक बनाती है, जिसे प्राकृतिक जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, तो यहां पर जो गंडक नदी है इसी पर आपकी त्रिवेणी नहर स्थित है। त्रिवेणी नहर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है। यहां पर पूछा गया है कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। आप जानते हैं कि भारत को नदियों का देश कहा जाता है। जिस प्रकार भारत को हम लोग मंदिरों का देश, घाटों का देश, धर्मों का देश, जातियों का देश कहते हैं, उसी प्रकार भारत को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं नदियों का देश। आप जानते हैं कि बड़ी और छोटी नदियां अगर मिला ली जाए तो लगभग हजारों नदियां भारत में प्रवाहित हो रही है। कहीं पीली नदी है तो कहीं काली नदी है, कहीं हरी नदी है, कहीं सफेद नदी है, कहीं पुनपुन है, कहीं कर्मनाशा है।
बहुत सारी नदियां हैं, एक नदी से हजारों नदियां जाकर के मिल रही हैं, तो इसीलिए हम लोग भारत को नदियों का देश कहते हैं। अब जब नदी है तो निश्चित रूप से उसमें पानी होगा, और जब पानी होगा तो जल विद्युत का उत्पादन होगा। इसलिए होगा क्योंकि हम सभी स्वार्थी हैं और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के हम लोग ये सारे अंजामों को घटित करते हैं, अंजामों को अंजाम देते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो जल विद्युत का उत्पादन है ये हमारे लिए बेहद जरूरी है, और ये जरूरी है तो कितने परसेंटेज में है, या कितना परसेंटेज हमारे यहां जल विद्युत का उत्पादन होता है? यहां ऑप्शन 10% है, 12% है, 20% है, 22% है। तो सर्वाधिक यहां पर जल विद्युत का उत्पादन होता है। लेकिन अगर यहां पर पूछा जाए ताप, तो सबसे ज्यादा हमारे यहां, जान जाइए, भारत में सबसे ज्यादा विद्युत का जो उत्पादन होता है वो ताप होता है, यानी कोयला जलाते हैं हम लोग और विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये ताप विद्युत सबसे ज्यादा है। लेकिन यहां पर जल विद्युत की बात की जा रही है तो 22% यहां पर आप बेशक लगा सकते हैं, और ये सही भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है। यहां पर कह रहा है तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया है चेन्नई में, ऑप्शन दिया है कोयम्बटूर में, ऑप्शन दिया मदुरै में, ऑप्शन दिया सलेम में, एक ऑप्शन लास्ट में दिया है इनमें से कोई नहीं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बिहार पीसीएस में ही देख सकते हैं आप कि यहां पर पांचवा भी ऑप्शन दिया गया है, जबकि यूपी पीसीएस के किसी किसी क्वेश्चन में आप देखते हैं कि वहां पर ऑप्शन 5 दिए गए, बल्कि अधिकांश क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले होते हैं। लेकिन इसमें आप लोग के सहयोग के लिए एक और ऑप्शन बढ़ा दिया जाता है ना, कि जिससे कुछ न मालूम हो तो नहीं वाला मार के चले आए। ठीक है, चलिए, तो पूछा जा तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहां पाए जाते हैं? एक स्थान है कोयम्बटूर है, ये जानते रहिए। कोयम्बटूर में क्या है? सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। अब ये मत कहिएगा सबसे ज्यादा, मतलब तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? कोयम्बटूर में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट। अब आपको बता दे, यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। यहां पर एक स्थान है जो क्षेत्रीय बेल्ट है, यानी राजस्थान का जो क्षेत्रीय बेल्ट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये राज्य थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया तो इसको हटा दीजिएगा, केवल इतना पढ़िएगा। राजस्थान का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं तांबा के, खेतड़ी इसको कहते हैं। ये खेतड़ी जो लिखा गया है इसको खेतड़ी भी हम लोग कहते हैं और हम लोग खेतड़ी भी कहते हैं। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। तो खेतड़ी जो बेल्ट है वो तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके उत्पादन के लिए? तांबा खनन के लिए। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए सोना खनन कहां होता है, सीधे पहुंच जाइए कोलार की खान। अगर आपसे पूछा जाए अभ्रक कहां होता है, कोडरमा पहुंच जाइए, है ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहां पर इस प्रकार के उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हमने आपको अपने सिलेबस को समझाते समय बताया था कि यहां पर खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या, ये सब जो टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है ज्योग्राफी के, जहां से लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? आपको बता दें, अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि 2 द्वीप हैं, एक दमन दीव है और एक दादर नगर हवेली। इसको भी समझ लीजिए, करंट अफेयर्स में आपको बता देता हूं। दमन दीव और एक आपका दादर नगर हवेली है, दादर नगर हवेली है ना। ये दोनों की जो बीच की दूरी है वो बहुत ही कम है। शुरू में क्या होता था कि दोनों क्षेत्रों के लिए अलग से प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की गई थी, अलग से चुनाव होते थे, अलग से बजट पेश किए जाते थे, मतलब सब कुछ अलग अलग होता था। इससे क्या हो रहा था कि नजदीक भी है, क्षेत्र भी बड़ा नहीं है और इनके लिए अलग से विकास के रास्ते खोले जा रहे हैं। इसका यह मतलब है कि हम यहां पर जो खर्चे कर रहे थे वो बेवजह खर्चे हो गए। इन्हीं खर्चे को रोकने के लिए और इसका और अधिक विकास करने के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया, इन दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जिसका नाम है दमन दीव दादर नगर हवेली। ठीक है, अब आप देखेंगे तो इन्हीं में से एक जो दीव आता है, यहां पर दिन में 100% जो ऊर्जा है वो आपकी सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है, अर्थात क्या है? सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। तो यहीं पर सीधे सीधे आप दीव लगा दीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। पूछा जा सकता है करंट में
कि अभी हाल ही में किन 2 द्वीपों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिणत किया गया, तो आप बता सकते हैं दमन दीव दादर नगर हवेली। ठीक है, और हाल ही में किन 2 राज्यों को या किन 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया, तो जम्मू कश्मीर से अलग किया गया लद्दाख को, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिणत हुए, इसको भी जानते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहां पर पूछा गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है, जलमार्ग 1 दिया गया है, ऐसे 2 3 4 5 ऐसे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पढ़ते हैं उसी प्रकार से आपके वाटर वेज होते हैं, नेशनल वेज होते हैं। यहां पर ये आप लोग जानते होंगे 1620 किलोमीटर यह लंबा है, अपने प्रयागराज से लेकर के पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक फैला हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल डब्ल्यू वाटरवेज 1। ये आपके हल्दिया से कहां तक है, आपके हल्दिया से इलाहाबाद तक है, या आप कह सकते हैं इलाहाबाद से हल्दिया तक है। अब हो सकता है कि इस समय का जो पेपर है उसमें इलाहाबाद ना लिख के प्रयागराज लिख दे, तो घबराइएगा मत, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। तो आप सी वाला ऑप्शन बिल्कुल लगा दीजिएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 1620 किलोमीटर लंबाई है, और आपका क्या है, देखिए दूसरा दिया सदिया को धुबरी से, तो यह NW2 है। ये क्या है, NW2 है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, ये लगभग 858 किलोमीटर इसकी लंबाई, 891 किलोमीटर है, 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहां पर पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। यहां पर पूछा है रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन यहां दिया गया ग्रेट लेक्स, अल्बामा, कैलिफोर्निया, पिट्सबर्ग। तो इतना बस याद रखिएगा, ये पिट्सबर्ग आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके विषय में डिटेल रूप में हम अपने डिटेल क्लास में बताएंगे, यहां पर केवल हम क्वेश्चन को बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। यहां पर साओ पोलो है, सैंटोस है, रियो डी जेनेरो है, ब्यूनस आयर्स है। याद रखिएगा, आप जानते हैं कि यहां पर एक महाद्वीप है, इस महाद्वीप को हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। बड़ा अच्छा महाद्वीप है ये, आप देख सकते हैं। इस महाद्वीप का आकार भी बड़ा बढ़िया है, ये देखिए बन गया, बन गया ना। अब इसी में आप देखेंगे तो एक देश है चिली, कौन सा देश है, चिली है। एक देश आपका बोलीविया है, एक देश आपका पराग्वे है, एक देश आपका उरुग्वे है, एक देश आपका इक्वाडोर है, कौन सा है, इक्वाडोर है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, कोलंबिया है। ठीक है, वेनेजुएला है। इसके बाद इसके यहाँ पर फ्रेंच गुयाना है, सुरिनाम है, गुयाना है, और ये अपना ब्राज़ील है। इसी ब्राज़ील में एक स्थान है सैंटोस, क्या नाम है, सैंटोस। जो सैंटोस है, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अगर हमारे यहाँ सब्जी का उत्पादन होता है तो सब्जी को हम लोग मंडी में ले जाते हैं, है ना, और अगर हमारे आसपास कोई महासागर है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी महासागर के सहारे, पत्तन के सहारे हम लोग बाहर भी भेजते हैं सब्जी को, है ना। तो यहां पर उसी प्रकार से ब्राजील जो आपके दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, कहवा का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे कहवा के फार्म को फजेंडा भी कहा जाता है। तो अब आप जानते हैं कहवा का उत्पादन जब ज्यादा होता है तो कहवा को निकालने के लिए भी तो कुछ होगा, पत्तन होगा ना। तो इसी को सैंटोस शहर को हम लोग कहवा पत्तन या कॉफी पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कहवा पत्तन या कॉफी पोर्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर साओ पोलो दिया है, साओ पोलो को हम लोग कहवा मंडी कहते हैं। क्या कहते हैं, कहवा मंडी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा साओ पोलो, इसे कहते हैं साओ पोलो को हम लोग कहवा मंडी कहते हैं। ठीक है, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो 1992 में यहीं पर सबसे पहले क्या हुआ था, यहीं पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और इसी के तहत 22 अप्रैल को हर वर्ष पृथ्वी दिवस यानी विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1992 रियो डी जेनेरियो में, यानी ब्राजील का एक शहर है जेनेरियो में, यहां पर पृथ्वी दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। और जो ब्यूनस आयर्स है ये अर्जेंटीना की राजधानी है। किसकी राजधानी है, अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है। तो इतना याद रखिएगा, बिहार है। बिहार में साक्षरता सबसे
कम है, ठीक है, सबसे कम साक्षरता। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है? केरल में है ना। सबसे ज्यादा पुरुषों की साक्षरता कहां है? केरल में। सबसे ज्यादा स्त्रियों की साक्षरता कहां है? केरल में। सबसे कम स्त्रियों की साक्षरता कहां है? तो राजस्थान है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों की प्रतिशत साक्षरता कहां पे सबसे कम है? तो अपना बिहार है। अपना क्या है? बिहार है। बिल्कुल टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि यहां पर दिया है 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें फटाफट कि उस समय हमारे यहाँ की जो जनसंख्या, विश्व की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी। हम हमारे यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हैं। तो फटाफट इसका कमेंट में आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए और देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। चलिए यहां पर फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए कुछ लोगों का आंसर आया है अभी, कुछ लोग यहां पर आंसर दे रहे हैं, लेकिन सब लोग आंसर यहां पर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए और लोग फटाफट यहां पर आंसर देते रहें। बताइए बताइए भाई, 10,000 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व कह रहा है, बीसी कह रहा है, ईस्वी नहीं कह रहा है, ईसा पूर्व कह रहा है। तो ना तो 2 मिलियन थी, ना तो 3 मिलियन, ना तो 4 मिलियन, ना तो 5 मिलियन। भाई 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 लाख होता है ना, ठीक है। तो इसमें सीधे सीधे ई आप लगा देंगे, इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना में डेमोग्राफिक डिवाइडर के नाम से या डिवाइडर के नाम से जाना जाता है? इतना याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये विभाजन काल होता है 1921। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर नहीं है।